गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक ज्ञान की इस क्लास में आज फिर हम मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में जो आगे के जो टॉपिक हैं उनके संबंध में अध्ययन कर बच्चों, अभी पिछली क्लास में हमने मांग जमा के बारे में बात कर रहे थे कि मांग जमा क्या होती है। मांग जमा के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने चेक के बारे में पढ़ा। चेक में संबंधित जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों की पूर्ति जो भी एंट्री चेक के अंतर्गत करनी पड़ती है उसके बारे में भी पढ़ा। रेखांकित चेक और बिना रेखांकित चेक, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि मांग जमा के संबंध में ही बात करेंगे और कुछ बात करेंगे अपन जो बैंकों के संबंधित कि बैंक की जो खास करके जो वाणिज्यिक बैंक के संबंध में बात कर रहे थे अपन कि वाणिज्यिक बैंकों की क्या क्या भूमिका होती है और वाणिज्यिक बैंकों की क्या क्या कार्य होते हैं। इन सब बातों की चर्चा अपन आज की क्लास में करेंगे। मांग जमा का जहाँ तक प्रश्न है कि मांग जमा में मुद्रा के एक अनिवार्य लक्षण कि अगर मांग जमा की बात आएगी तो समझ लीजिए मुद्रा का वहां पर उल्लेख जरूर किया है। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर मेरे को किसी व्यक्ति को भुगतान करना है तो मैं उसको नगद भुगतान नहीं करके मैं उसको चेक के माध्यम से भुगतान करता हूँ। यानी ये बिना नकद का उपयोग किए कैशलेस का। आजकल आपने देखा भी होगा कैशलेस का काफी प्रचलन चल रहा है कि चेक काट के दे दो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग भी आप चल रही है। कई ऐप्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप बिना चेक काटे भी अपना भुगतान कर सकते हैं। आपको किसी को भुगतान करना है तो आप सीधे ऑनलाइन के माध्यम से आप उस व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपको कोई व्यक्ति भुगतान करना है तुरंत कोई व्यक्ति चाहे कहीं भी बैठा हो वो अपने घर में बैठे बैठे कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी एक तरह से बिना नकद का उपयोग किए कैशलेस तो सुविधा है जो चेक्स के से भी कम समय लेती है। तीनों का समय तो लेते ही नहीं, मात्र कुछ सेकंडों में पैसा का भुगतान इधर से उधर हो सकता है। ये जो बिना नकद के भुगतान की जो सुविधा चेक से है कि ये सुविधा हमको बैंकों के द्वारा मिलती है। खास करके अपन बात करें जो संस्थागत स्रोत है उन संस्थागत स्रोतों में ही गैर संस्थागत स्रोत जिनका वर्णन अपन अपनी आने वाली और क्लासों में भी करेंगे क्या होते हैं। आज की क्लास में थोड़ा उसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि गैर संस्थागत स्रोतों में हम किस तरह से चेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं या उसमें क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब प्रश्न है कि अब बैंक जो भी है जमा करते या सिर्फ उम्मीद को स्वीकार करते हैं, जमा को स्वीकार करते हैं, तो उसका करते क्या है कि मैंने अपना पैसा बैंक में लगा, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा करा और बैंक उस पैसे के बदले मेरे को ब्याज को दे रहा है। यानी मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है, ये सुविधा तो बैंक मेरे को दे ही रहा है, इसके अलावा बैंक मेरे को ब्याज भी दे रहा है। तो आगे उस मेरे पैसे का जो बैंक करता क्या है, वो मेरे को ब्याज दे। तो जैसे हमने आपको तीन स्थितियां बताई थी, बताई थी ना। तो तीन स्थिति में जो पहली दो स्थिति हमने आपको बताई थी, वो पहली दो स्थिति में जिन दोनों व्यक्तियों को पैसे की आवश्यकता अलग अलग उद्देश्य को पूरा करनी है। एक को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना है और एक को अपने लिए नया व्यापार प्रारंभ करना है। उन दोनों को पैसे की आवश्यकता है। तीसरी स्थिति में वो जो स्थिति जो नितेश और चांदनी की थी, उन दंपति को अपना पैसा जमा करना। तो बैंक जो पैसा हम जमा कराते हैं, कोई भी व्यक्ति जो बैंक में जमा कराता है, तो उस पैसे का एक निश्चित रकम अपने पास
सुरक्षित रख लेते हैं और बाकी का पैसा बैंक ऐसे व्यक्तियों को, जो पहली और दूसरी स्थिति वाले व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों को ऋण प्रदान कर देते हैं। बैंक उनसे भी ब्याज लेते हैं, उनसे ब्याज लेके वो बैंक उनको भी ब्याज देते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, उनसे ज़्यादा ब्याज लेंगे, हमको कम ब्याज देंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस से बैंक अपना खर्चा चलाते हैं, अपने कर्ज की पूर्ति करते हैं। बैंक को मैंने अभी आपको एक बात कही थी, बैंक जो भी बैंक के पास जमा रकम होती है, उस रकम का एक निश्चित हिस्सा, एक अंश, थोड़ा बहुत अंश अपने पास रख लेते हैं नगद रूप में, बाकी को वो ज्यादा हिस्से को ऋण दे देते हैं, ऋण के रूप में 7 करोड़ का प्रदान। वो इसलिए करते हैं कि कभी मालूम किसी को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए, वो बैंक चले जाए लेने के लिए, तो हैंड टू हैंड पैसा चाहिए ना उस व्यक्ति को, तो बैंक उसके लिए देता है। अब जितने भी जिन्होंने जमा कराया, तो सारे के सारे एक ही दिन को पहुंचे नहीं, उनमें से कुछ जने, कुछ 2-4-5% लोग पहुंचेंगे बैंक से अपना जमा निकलवाने के लिए, वो भी पूरा नहीं निकलवाएंगे। तो इसलिए बैंक एक निश्चित रकम उनके पास रखता है, बाकी सारी रकम को आगे ऋण के रूप में प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं कि बैंक वह संस्थान है जो जनता से, बैंक वह संस्थान है जो जनता से बैंक वह संस्थान है जो जनता से मांगे जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाओं को स्वीकार। यानी एक कार्य ये भी है, प्रत्येक कार्य है बैंक का ये भी है जो विशेष कार्य करता है। एक वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्थान की अपन बात करें वाणिज्यिक बैंक की, कि एक वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो नहीं क्या है कि एक वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान है जो जमा स्वीकार करना तथा व्यावसायिक ऋण प्रदान करना आदि व्यावसायिक सेवाएं स्वीकार करता है। यानी व्यावसायिक सेवाएं थोड़ी
प्रदान करता है। स्वीकार नहीं करता, व्यवसायिक सेवाएं प्रदान करता है, यानी इस तरह की सेवाएं बैंक देता है। अब बात करते हैं कि बैंक की क्या भूमिका होती है, वाणिज्यिक बैंकों की क्या क्या भूमिका रहती है अर्थव्यवस्था के अंदर तक, उसके संबंध में हम चर्चा करें। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका कि वर्तमान की बात करें तो जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इन बैंकों के माध्यम से जो विकास एवं सुदृढ़ता में इनका महत्व काफी अकथनीय, जिसको हम कह सकते हैं विकास और सुविधा के लिए आर्थिक विकास में जो इनका जो महत्व है, इनकी चर्चा हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। क्या क्या इनकी आर्थिक चर्चा हो सकती है, क्या क्या इनका महत्व है। आर्थिक विकास कब अच्छा होगा कि आर्थिक विकास अच्छा होगा जब बचत दर ऊंची हो। ठीक है, बचत दर क्या हो, जब बचत दर ऊंची हो तो आर्थिक विकास अच्छा होगा। वाणिज्यिक बैंक जनता की बचतों को स्वीकार करते हैं और उनको ब्याज है, यानी जो भी हम अपनी बचत के बारे में आपको बताया, जब व्यय कम और आय अधिक हो तो उस ब्याज आय के आधिक्य को बचत कहते हैं। वो बचत हम बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक हमको ब्याज है। तो कुछ भी हो चाहे उस ब्याज के लालच से कैसे भी व्यक्ति के अंदर एक आदत पड़ती है बचत करने, बचत करना भी बहुत आवश्यक है। शुरू से बच्चों में इस तरह की आदत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो जो कुछ भी कमाए वो उस खर्च उसको मितव्ययी रूप में खर्च, बहुत मितव्ययी व्यक्ति को होना चाहिए कि जितना हो सके उतना कम खर्च करे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, फालतू पैसा इधर उधर खर्च नहीं करे। तो जो पैसा बचेगा वो उसकी बचत होगी, बैंक में जमा कराएगा तो उसको ब्याज भी मिलेगा। और ये इस तरह से क्या होगा, समाज में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। हमारी बचत होगी, हमको ब्याज मिलेगा, देश के पास पैसा पड़ा रहेगा तो देश को भी फायदा होगा। और जिनके पास पैसा नहीं है उनको ऋण मिलेगा तो उससे अपना वो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार होगा। अब जो भी पैसा हमने बैंक में जमा, ठीक है, जो भी बचत बैंक के पास जमा होती है उन पैसों को बैंक क्या करता है, आगे दे देता है। आगे उस जमा रकम है, उस जमा रकम को वो गतिशील बैंक क्या कार्य करता है, जमा रकम को गतिशीलता प्रदान, जमा रकम को गतिशीलता प्रदान करता है। जमा रकम है उसको भी बैंक गतिशीलता प्रदान करता है ताकि जो भी उत्पादक है, जो भी निवेशक हैं, उनको पैसा मिलता रहे, ऋण मिलता रहे और वो उस ऋण का सदुपयोग करें और सीधा देश की अर्थव्यवस्था में जो गतिशीलता बनी रहे, अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर पहुंचे। अब सपोज यदि बैंक नहीं होते तो हमारी जो बचत थी वो हमारे पास नहीं रहती, ना तो हमको उस पर ब्याज मिलता, और बैंक नहीं होते तो हम अपनी रकम को बैंक में जमा नहीं करा पाते। बैंक में जमा रकम नहीं होती तो बैंक किसी को ऋण प्रदान नहीं कर सकता था, तो जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, तो शायद देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे नुकसान पहुंच। अगली बात करें कि बैंक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करना, यानी जो भी उनके पास संसाधन है, जमा रकम है, वो कहाँ उनको देना है, अनुकूल तरीके से उनका आवंटन करते हैं, अनुकूल आवंटन करते हैं। तो उनको उन क्षेत्रों में उदाहरण देते हैं
जहाँ ऐसे ऐसे व्यवसाय के लिए उधार ज्यादा रहते हैं, ऋण ज्यादा रहते हैं जहाँ लाभ कमाने की दर ज्यादा होती है, यानी जहाँ ज्यादा लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको वापस भी जल्दी करेगा और बार बार करेगा, बैंक को भी अच्छा लाभ होगा। और साथ ही साथ बैंक उन क्षेत्रों में भी आवंटन करते हैं जहाँ सामाजिक कल्याण की दृष्टि से, जहाँ सामाजिक कल्याण होना बहुत जरूरी होता है। तो जहाँ पिछड़ा रहता है सामाजिक दृष्टि से, तो उन क्षेत्रों में भी बैंक पैसा ऋण प्रदान करते हैं ताकि उन क्षेत्रों का सामाजिक रूप से उद्धार हो सके। इसके अलावा बच्चों आगे बात करते हैं बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं इनके क्या क्या ये कार्य करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो मैंने अभी आपको बताया वो है जमाएं स्वीकार करना। बैंक क्या करते हैं, एक जमाएं स्वीकार करते हैं। जमाएं स्वीकार करने का कार्य एक बैंक के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। जो बैंक व्यक्तियों, फर्मों, जो भी कंपनियां हैं, जो भी संस्थाएं बनी हुई है, उन सबसे जो भी उनकी जमाएं, जो भी उनकी बचत है, उन बचत को जमा करते हैं। और व्यापक रूप से जो जमाएं होती है तीन तरीके की, कौन कौन सी? एक तो चालू खाते, एक बचत खाते, चालू खाते की जमा, बचत खाते की जमा और स्थायी खाते। चालू खाता जो करंट अकाउंट आपने सुना होगा, ये सब करंट अकाउंट, बचत खाता सेविंग अकाउंट और स्थायी जमा यानी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इस तीन तरह की जमाएं हैं स्वीकार। इनका एक अलग अलग सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत बैंक इन जमाओं को स्वीकार करता है। कुछ नियम बना रखे बैंक ने इनके प्रति, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा। सबसे पहले बात करते हैं चालू खाता। चालू खाता या करंट अकाउंट बच्चों वो अकाउंट होता है जो साधारणतया व्यापारी वर्ग द्वारा खुला है। व्यापारी वर्ग इस तरह का अकाउंट बैंकों में खोलते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारियों को डेली इनकम होती है, डेली उनके पास पैसा आता है और अधिकतर जो वो अपना जो लेन देन करते हैं वो लेन देन वो चेक के माध्यम से करते हैं या नगद भी करते हैं। तो जो भी जमा होता है तो वो चालू खाते का मतलब होता है कि व्यापारी कितनी भी दफे एक दिन में चाहे एक दिन में कितनी भी दफे बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं या बैंक में जमा कर सकते हैं। यानी उनका बैंकिंग व्यवहार की कोई लिमिट नहीं होती। वो पर डे में या चाहे साल भर में कितना भी पैसा, कितनी बार भी पैसा जमा कराएं, कितनी बार भी पैसा निकालें। जनरली क्या होता है, चालू खाते में बैंक बहुत कम ब्याज देता है, कुछ बैंक तो देते ही नहीं है और कई बैंक तो ऐसे भी हैं जो इन चालू खाते के रखने के लिए ग्राहक से कुछ चार्ज भी करते हैं, उनसे कुछ पैसा, बहुत कम, कहने का मतलब बहुत कम ब्याज मिलता है या मिलता है। दूसरा होता है बचत खाता। ये बचत खाता कोई भी करा सकता है, कोई भी नौकरी पैसा वर्ग, व्यापारी वर्ग, कोई भी करवा सकता है इसको। यानी जो भी उसकी बचत है उस बचत को बैंक में जमा करा। इसके लिए कुछ लेन देन के नियम निर्धारित कर, यानी लेन देन के कुछ नियम यहाँ पे बना रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं कि जिसमें ये साल में 52 दफे, इस साल में 52 दफे ये लेन देन का कार्य कर सकते हैं, इससे ज्यादा कार्य नहीं कर सकते। यानी कुछ प्रतिबंध इसमें जमा करते हैं। इसमें बैंक चालू खाते से ज्यादा ब्याज देता है कि हमने जैसे मैंने पैसा जमा करा दिया
महीने, 2 महीने, 3 महीने, वैसे तो मैं कभी भी जरूरत पड़े मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी मैं बचत करने की अच्छी आदत है, तो मैं बचत करता हूँ तो लगातार जमा कराता है। हो सकता है कभी इमरजेंसी के वक्त मेरे को पैसों की जरूरत पड़े, हाल ही घुमाने के वक्त, या कोई घर में फंक्शन आ जाए, तो उसके वक्त मेरे को पैसों की जरूरत पड़े, मैं अपना पैसा तभी निकलवाऊंगा, उससे पहले मैं अपना पैसा निकलवाऊंगा भी नहीं। तो बैंक इन खातों का एक अच्छा ब्याज, एक होता है स्थायी फिक्स डिपॉजिट, इसको ये जनरली बड़ी रकम, वैसे तो कितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी रकम में ये ज्यादा आप लोग इसको करते हैं। इसको जमा कराने के बाद, यानी फिक्स डिपॉजिट कराने के बाद, स्थायी जमा कराने के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 8 साल, 10 साल, कितने टाइम के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित होती है, उस समय सीमा के लिए ये स्थायी जमा कराए, उससे पहले इनको नहीं निकाला जा सकता। इसमें बैंक सबसे ज्यादा ब्याज प्रदान करता है। 3 तरह की जमाएं बैंक इस तरह से स्वीकार करता है। आगे बात करें बच्चों, जो अगला जो कार्य है बैंक का, वो कार्य है ऋण प्रदान। तो अगला कार्य क्या है बैंक का? अगला कार्य होता है बैंक का ऋण प्रदान। बैंक कर्जा देता है, जैसा कि हमने बताया था ना आपको कि बैंक में हम जमाएं, बैंक हमारी जमाएं स्वीकार करता है, उन जमा के एक निश्चित हिस्सा, कम हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारे को, अधिक हिस्से को वो लोगों में ऋण बांट देता है, ऋण के रूप में दे देता है। ये ऋण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, सभी क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा ये ऋण प्रदान किए जाते हैं। बैंक का एक कार्य ऋण प्रदान करना भी होता है। ये ऋण नगद, साख, अधिविकर्ष, यानी या तो नगद के रूप में या साख के रूप में या अधिविकर्ष के रूप में ये ऋण बैंकों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब ये शब्द आया अधिविकर्ष, ठीक है। जैसे मैंने बताया ऋण प्रदान करना किस किस रूप में प्रदान करते हैं? बैंक नगद, बैंक एक तो नगद देते हैं, साख के रूप में देते हैं जो कर्जा देते हैं, और अधिविकर्ष, अधिविकर्ष के रूप में बैंक ऋण प्रदान, अधिविकर्ष के रूप में बैंक क्या करता है? ऋण प्रदान। अब ये अधिविकर्ष क्या होता है, इसके संबंध में चर्चा करें। खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकलवाने की छूट देकर ऋण प्रदान करना अधिविकर्ष कहलाता है। इसको थोड़ा और उसमें समझाते हैं। जनरली आपने एक शब्द सुना होगा इंग्लिश में, ओवरड्राफ्ट, ओडी जिसको बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए बैंक में मेरा खाता है, ठीक है, अब मेरे खाते में 5,000 रुपये जमा, लेकिन मैं बैंक का सम्मानीय ग्राहक, मेरा लेन देन हमेशा बराबर बैंक में चलता रहता है। कई दफे बैंक में बड़ी रकम भी मैं एक साथ जमा कराता हूँ, और निश्चित रूप से अगर कभी ऋण भी लेता हूँ तो उस समय को ऋण भी
चुका देता हूँ, तो मेरी एक रेपुटेशन बैंक में बन जाती है। अब मान लो कि मेरे अकाउंट में किसी दिन 5,000 रुपये जमा है, मेरे को किसी को भुगतान करना था 7,000 रुपये का। अब मैंने 7,000 रुपये का उसको भुगतान कर चेक काट के दे, मेरे को ये भी पता नहीं था कि मेरे पास 5,000 रुपये ही हैं खाते में, या पता भी था तो भी मैंने काट के दे दिया कि मेरे को अधिक रिटर्न मिल जाए। अब बैंक के पास जब वो चेक जाता है तो बैंक उसके खाते में, व्यक्ति के खाते में देखता है कि इसके खाते में 5,000 रुपये, और इसने चेक काट दिया 7,000 रुपये। तो ये जो जनरली कोई दूसरा ग्राहक होता तो बैंक उस चेक को स्वीकार ही नहीं करता, लेकिन बैंक का वो सम्मानीय ग्राहक हूं मैं, और बैंक का सम्मानीय ग्राहक होने के कारण बैंक ने मेरे को ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर रखी है। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने के कारण बैंक क्या करेगा, उस चेक को दे देगा। यानी मेरे जब अकाउंट में 5,000 रुपये थे, बैंक ने 7,000 रुपये का चेक मेरा पास, यानी बैंक ने मेरे को 2,000 रुपये का क्या ऋण प्रदान किया। एक में निश्चित समय सीमा के अंदर बैंक को 2,000 रुपये लौटा दूंगा, जो भी समय सीमा बैंक ने निर्धारित कर। इसको ओवरड्राफ्ट है, यानी जिस ग्राहक की रेपुटेशन बैंक में अच्छी होती है, बैंक उसको ये सुविधा उसकी रेपुटेशन के हिसाब से, किसी को 10,000, किसी को 25,000, 50,000, 1,00,000, इससे भी ज्यादा ये सुविधा देता है कि अगर उसके खाते में कितनी रकम जमा भी नहीं तो भी वो व्यक्ति इतनी रकम तक ओवरड्राफ्ट ले सकता है। ये बैंक का दूसरा कार्य होता है ऋण प्रदान। इसके अलावा आगे बात करें और कार्यों की, तीसरा कार्य है जो अन्य कार्यों में भी लेके आते हैं, उनके संबंध में अपन चर्चा करें। अन्य कार्य हैं बैंक के कि जमा स्वीकार करना या ऋण प्रदान करना, ये कार्य तो बैंक को नहीं करने ही करने हैं कि लोगों की जमा स्वीकार करते हैं, लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो बैंक जो कार्य करते हैं, बैंक बिलों और चेकों, बिलों और चेकों का संग्रहण करते हैं, यानी लोगों के बिल और चेक भी बैंक लेने का कार्य करते हैं। इसके अलावा बीमा की किस्त का भुगतान करते हैं। इसके अलावा बैंक क्या करते हैं, जो बीमा की किस्त है उस बीमा की किस्त का भुगतान करते हैं, लोकधन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो मतलब लोकल की सुविधा होती है कि मान लो आपके घर में कोई मूल्यवान वस्तु है, गहने या कोई इम्पोर्टेंट कागज है, आपको लगता है इनको घर में रखें तो इनकी चोरी होने का, गुम होने का खतरा है, तो ऐसे में बैंक आपको लोकल की सुविधा प्रदान करता है। बैंक आपको एक लोकल देता है, उस लोकल में आप अपने गहने या जो भी आपके बहुमूल्य चीजें वह है, जो जरूरी कागजात है, उन कागज को आप रख सकते हैं वहाँ पर सुरक्षित रखने की, इन चीज़ों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। तो बैंक इस तरह का भी कार्य, इस तरह की सुविधा भी हमको प्रदान करता है। इसके अलावा बैंक जो स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट होते हैं, सांख्यिकी जो रिपोर्ट रहते हैं, सूचनाएं रहती हैं, उनको भी इकट्ठे करने का कार्य करता है, और फिर उनको इकट्ठे करने के बाद जो भी संस्था बैंक से उनको मांगती है तो बैंक उनको ये सूचनाएं प्रदान करने का कार्य भी देता है। इसके अलावा बैंक धन के हस्तांतरण,
इसके अलावा बात करें तो बैंक धन के हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं पर, जो भी हमारी जो बैंक की जमा होती है, उन जमाओं पर बैंक उचित ब्याज उनको प्रदान करते हैं, उचित ब्याज देते हैं। बैंक द्वारा जो कर्जा प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है, उस ऋण के बदले में भी बैंक एक निश्चित जो रकम ब्याज के रूप में लेता है वो भी बहुत कम है, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में ये रकम ज्यादा ब्याज की दर होती है, वो ज्यादा होती है। अब बच्चों बात करते हैं गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि जो गैर संस्थागत स्रोत को ज्यादा रकम लेके देते हैं। इसके अलावा बैंक के जो अन्य कार्य हैं, कुछ कार्य करने के कुछ नियम होते हैं कि ये संस्थागत स्रोत, जो भी बैंक के संस्थागत होते हैं, सारा रिकॉर्ड लिखित रूप में अपने पास, जो भी उसके पास जमा हुई, जो भी उसने ब्याज दिया, जो भी उसने ऋण प्रदान की, सारा रिकॉर्ड अपने पास लिखित रूप में रखते हैं। इनके बैंकों के कार्य दिवस और प्रतिदिन कार्य करने के घंटे ये निश्चित होते हैं। इसलिए ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी दिनों में प्रत्येक दिन ये वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जैसे आजकल तो बैंकों ने नियम में बना रखा है कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक में लेन देन नहीं होता है, वो अपने लिखित कार्य करते हैं या और जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी करते हैं। बैंकों में जो बैंकों के द्वारा जो साख प्रदान की जाती है, ऋण प्रदान किया जाता है, हालांकि उस ऋण को प्रदान करने की जो प्रक्रिया वो काफी धीमी होती है, क्योंकि लिखित कार्रवाई, कागजी कार्रवाई उसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा सुरक्षित। व्यक्ति यहाँ से ऋण लेकर उसके बैंक के जो भी ब्याज की दरें वो निश्चित होती है। वो गैर संस्थागत स्रोतों की तरह बैंक कोई भी ब्याज दर नहीं लगाता या किसी भी तरीके से ऋण लेने वाले का शोषण बैंक के द्वारा नहीं किया जाता। बैंक तथा सरकारी समितियां की बात करें, मतलब बैंक और सरकारी समितियों के बारे में अभी तक अपन ने जो वाणिज्यिक बैंकों के बारे में बात करें कि ये सरकारी समितियां, जो सहकारी समितियां, बैंक और सहकारी समिति, ये संस्थागत स्रोत है। संस्थागत स्रोत माने जाते हैं। गैर संस्थागत स्रोत की अगर बात करें, जिस शब्द है ना गैर संस्थागत स्रोत, उसके बारे में क्या होगा? यह संस्थागत स्रोत वे वित्तीय संस्थाएं होती है जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होते हैं। और जो भी इनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा उन दिशा निर्देशों का यह पालन भी नहीं करते हैं। ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण नियम और जो उसके फाउंडेशन रहती है उनके नियंत्रण से ये बाहर होती है। ऐसा कोई सा भी नियामक या केंद्र नहीं है या संगठन नहीं है जो इन गैर वित्तीय स्रोत, जो गैर संस्थागत स्रोत है, वित्तीय स्रोत है, जो गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत है, इनको नियंत्रित करने का कार्य करे। सामान्य क्या ये जो संस्थागत स्रोत है, इनसे अगर कोई राशि उधार रहता है तो इनकी ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। साहूकार वगैरह जो होते हैं, सेठ साहूकार, इस तरह के कार्य करते हैं। जो भूस्वामी रिश्तेदार, जनरली हम बैंकों के अलावा अगर हम कर्जा लेंगे या साहूकार के पास जाएंगे या अपने दोस्तों के पास जाएंगे या रिश्तेदारों के पास जाएंगे, हम इससे लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब काफी ऊंची ब्याज दर लेकर कर्जा आपको देते हैं। बहुत लॉसफुल होती है, समय सीमा में बाधित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको तो ब्याज मिलता रहता है, जितना टाइम लगा हो उतना ज्यादा ये ब्याज लेते रहते हैं। ब्याज पर भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इनको लेना होता है। हर जो इनकी जो ऋण लेने की जो प्रक्रिया है, ये ऋण लेने की प्रक्रिया भी एकदम सीधी सादी सरल होती है। सरकारी बैंकों की तरह या संस्थागत स्रोतों की तरह नहीं, काफी धीमी प्रक्रिया है। आप तो जाओ, तुरंत जाके इनसे आप लोन ले सकते हो या कर्जा ले सकते हो। ना ही ये ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड लिखे थे इनके पास रिकॉर्ड नहीं होते, तो कई बार इनके पास तो गंभीर हेराफेरी के आरोप भी इन पर लगते रहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आप चीटिंग करें। ये संस्था के जो स्रोत होते हैं, ये स्थानीय आसपास के लोग भी होते हैं, उस क्षेत्र विशेष के लोग होते हैं, और ये ऋण भी उसी क्षेत्र विशेष के लोगों को ही देते हैं कि वहाँ की प्रथाओं से, उस क्षेत्र विशेष की वहाँ के रीति रिवाजों से सबसे अच्छे तरह परिचित रहते हैं, संस्कृति से परिचित रहते हैं। यानी जब ये साख प्रदान करते हैं या ऋण प्रदान करते हैं तो काफी लॉयल्टी या साधारण व्यवहार, जिसको बोले ना अच्छा व्यवहार, जिसको वो तरह से ये प्रदर्शित करते हैं। ये संस्थान ऋण की क्रियाओं, आर्थिक स्थिति कि इस व्यक्ति के हाथ में पैसा ले तो रहा है, अच्छी तरह जानते हैं कि व्यक्ति इतना पैसा ले रहा है, चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, यानी उनकी आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से ये परिचित रहते हैं। आगे बात करें तो इनके द्वारा जो साख प्रदान की जाती है वो पूरी की पूरी किसी न किसी रूप में वसूल कर लेते हैं। कोई नहीं देता तो उसके साथ ये अन्य तरीकों से भी, गैर कानूनी तरीकों से भी ये उस ऋण की वसूली कर लेते हैं, पूरी वसूली करते हैं। और उस पूरी वसूली के लिए चाहे कई बार ये अनुचित साधनों का भी प्रयोग करने से हिचकिचाते नहीं। तो बच्चों, ये बैंक के संस्थागत स्रोत, जो ऋण के जो संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत थे, वित्तीय स्रोत थे, उनके बारे में बताया। गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में अपन आगे वाली क्लास में और भी ज्यादा अध्ययन करेंगे। आज की क्लास से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।